अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हैं। वैसे तो इसराइल और फ़लस्तीन की तारीख़ बड़ी दिलचस्पी है और उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ इवेंट्स भी हैं। मगर जिस मौजू पर मुझे बुलाया गया था वो ये मौजू था कि क्या प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने के नतीजे में या जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका किसी न किसी एतबार से इसराइल से ताल्लुक़ है, उनको बॉयकॉट करने के नतीजे से को उससे कोई फ़र्क पड़ता है, उससे उससे कोई नतीजा निकलता है या नहीं? तो मौजू तो मेरा वही है, मगर इससे पहले कि मैं इस मौजू पे बात करूँ, चंद जुमले जो हैं वो फ़लस्तीन की तारीख़ पर बोलने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट को जब तक समझा नहीं जाएगा उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है कि इस मामले को भी बेहतर तरह अंदाज़ से समझा नहीं जा सकेगा। तो देखिए, अगर आपने कभी गौर किया हो कि जब 7th सेंचुरी में इस्लामिक स्टेट कायम हुआ और मिडल ईस्ट के अंदर इस्लाम फैलता चला गया, तो हमें 1400 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री मिलती है, जिसके अंदर आपको कोई बड़ी जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान नहीं मिलती। तो यहूदी जो हैं वहीं पर रहते हैं जहां वो हज़ारों साल से रह रहे थे। इराक के अंदर ख़ास तौर पे, इथियोपिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर भी, ऑब्वियसली जो आज इसराइल फ़लस्तीन है वहां पे भी रह रहे थे। जंगें जो सलीबी जंगें हुई, क्रूसेड्स हुई, वो क्रिश्चियन स्टेट से तो हुई, और एक नहीं हुई, आप जानते होंगे कई हुई। मगर आप पूरी तारीख उठा के देखें तो आपको कोई ऐसी बड़ी जंग जो है वो किसी यहूदी स्टेट के साथ नहीं मिली, या आपको तारीख में ये भी नहीं मिलेगा कि कोई बड़े लेवल पर इन मुस्लिम स्टेट्स के अंदर यहूदियों की परसिक्यूशन हुई हो, जिस तरह से क्रिश्चियन स्टेट्स और यूरोपियन स्टेट्स के अंदर ये बात आपको कई जगह आम मिलेगी कि जिसको पोग्राम्स कहा जाता है इन द वेल ऑफ सेटलमेंट, जो कि एक इलाका है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, पोलैंड वगैरह का, यूक्रेन का इलाका। तो वहां पे बड़ी आम बात थी कि जो क्रिश्चियन चर्च है वो लोगों को इतना मुतनफ़र कर देती थी यहूदियों के खिलाफ कि वो जाके विलेजेस उड़ा देते थे, साड़ देते थे। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि क्रिश्चियन फेथ का एक फंडामेंटल हिस्सा रहा है कैथोलिक फेथ का, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सलीब की सजा रोमन्स ने सुनाई, तो कैथोलिक चर्च का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा उस पे कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो यहूदी कम्युनिटी पर डाली जाए, ना कि रोमन स्टेट पर डाली जाए, यहूदी कम्युनिटी पर डाली। तो चर्च जो है वक्तन फवक्तन, कैथोलिक चर्च जो है वो अपने लोगों को इस हवाले से यहूदियों के बड़े खिलाफ रखती थी, करती रहती थी। और उसमें तारीख में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। बल्कि यहूदी जब यूरोप से भागते थे कि परसिक्यूशन की वजह से, तो अक्सर वो ऑटोमन स्टेट या मुस्लिम स्टेट्स के पास आते थे और वहां पर वो अमन अमान से कई सदियों से रह रहे थे। अब ये मामलात अगर बिगड़े तो 20वीं सदी में जाके बिगड़े, कि जब क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट, जिसको क्रिश्चियन जायनिज्म कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो यहूदी यूरोप के अंदर रह रहे हैं, इनको यूरोप के अंदर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनको यूरोप से दफा हो जाना चाहिए। यूरोप के अंदर दो मुख्तलिफ तहरीकें चल रही थी उस वक्त। एक तहरीक वो थी जो एनलाइटनमेंट वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई थी, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो सेक्युलर मूवमेंट्स चल रही थी, जो सेक्युलर मूवमेंट चल रही थी वो ये कहती थी कि सिटीजनशिप का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई यहूदी है या क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सबके हकूक बराबर होने चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच स्टेट पहली ऐसी वो रियासत थी जिसने ये कहा कि मजहब की बुनियाद पे हम जो है वो किसी को सिटीजनशिप डिनाई नहीं करेंगे, यहूदियों को भी सिटीजन बनाएंगे, क्रिश्चियंस भी सिटीजन रहेंगे। तो यहूदियों ने उसमें बड़ा प्रॉस्पर भी किया, जो जूस थे फ्रांस के अंदर जो रह रहे थे उन्होंने बड़ा प्रॉस्पर भी किया। मगर दूसरी तरफ जो मूवमेंट थी, जो वहां की चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, उनका यह कहना था कि नहीं, इन यहूदियों को हमारे यूरोप के अंदर रहना ही नहीं चाहिए, इनको यहां से किसी तरह से निकालो, यूरोप से ही निकाल दो। तो इसको हम कहते हैं क्रिश्चियन जायनिज्म। और इसमें एक फर्द का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड बेल्फर, इसी क्रिश्चियन जायनिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और उनका भी ये ख्याल था कि इन यहूदियों को यूरोप में रहना ही नहीं चाहिए। जिस तरह आजकल हम जो है वो ये कह रहे हैं कि जो अफगान यहाँ पे आए हुए हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाए, वो 1.7 मिलियन अफगान है। तो इसी तरह उस जमाने के अंदर जो क्रिश्चियन जायनिस्ट थे वो ये कहते थे कि यहूदियों को यूरोप से निकाल दो, हम इनके साथ रहना नहीं चाहते। तो लिहाजा उन्होंने फिर लॉर्ड बेल्फर ने यह कहा कि हम इस तरह करेंगे कि एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन में यहूदियों को जो है दोबारा से भेजना शुरू करेंगे, वहां उनकी इमिग्रेशन जो है उसको मुमकिन बनाएंगे। और उसमें जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो अपना फायदा भी देख रहे थे। उनका ये ख्याल था, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 जारी थी, तो उनका ये ख्याल था कि अगर इससे हम वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हमायत हासिल कर लेंगे, तो उनके जरिए से फिर हम जो हमारे अलायंसेस हैं
मुख्तलिफ रियासतों के साथ जिनपे हम वर्ल्ड वॉर वन में लड़ रहे हैं, उनको हम वर्ल्ड वॉर वन के अंदर शामिल रखने में कामयाब रहेंगे, उनको हम विड्रॉ करने से रोकेंगे वर्ल्ड वॉर वन से। तो उन्होंने इस तरह से यहूदियों को भेजना शुरू कर दिया into what is today of course Palestine and has been Palestine for a long time. In fact वो जो सूबा है वहां पे, एक रोमन स्टेट का सूबा पैलेस्टीनिया उसका नाम था, तो वो उस जमाने से उसको पैलेस्टाइन के नाम से रिकग्नाइज किया जाता था। ऑटोमन पीरियड के अंदर भी एज ए प्रोविंस सीरिया पैलेस्टीनिया उसका नाम था, इट वाज रिकग्नाइज्ड लाइक दैट। ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियन स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, मगर सब इस बात को रिकग्नाइज करते थे कि ये जो एरिया है ये मुख्तलिफ रियासतों के अंदर रहा और जिन भी रियासतों के अंदर रहा अक्सर व बेशतर उसका नाम पैलेस्टाइन एज ए प्रोविंस ही रहा। अब जब ये वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी और ऐसे जैसे इमिग्रेशन शुरू हुई इनटू व्हाट इज टुडे इजराइल पैलेस्टाइन, तो दिलचस्प बात ये है कि ये जो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, आप हैरान होंगे ये सुन के, ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी। यानी कि ये मूवमेंट अगरचे ये तो जरूर कह रहे थे कि वी विल गो बैक टू द प्रॉमिस्ड लैंड, मगर वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थियोडर हर्जल वगैरह की तंजीम जो थी वो एक सेक्युलर तंजीम थी, वो बिल्कुल भी मजहबी तंजीम नहीं थी। और जो मजहबी यहूदी थे, जो बड़े सख्त किस्म के कट्टर किस्म के मजहबी यहूदी थे, वो जो टोपियां पहनते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं और बाल भी उनके यूं कर्ल हुए होते हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी, वो इनफैक्ट ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जिसको कहा जाता है, वो इनफैक्ट इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट की सख्त मुखालफत किया करते थे। वो कहते थे ये हमारे मजहब के खिलाफ है कि हम फलस्तीन वापस जाएं और वहां पे रियासत को आबाद करें। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि उनके यानी कि जो जूइश फेथ है उसमें उनका ये बिलीफ है कि वी विल ओनली गो बैक टू द प्रॉमिस्ड लैंड उस वक्त जबकि आखिरत का रोज होगा, जबकि खुदा ताला जो है वो यानी कि रोज आखिरत होगा, दुनिया खत्म हो रही होगी, तो देन द फाइनल बैटल विल अकर एंड गॉड विल ब्रिंग एवरीबॉडी टू द प्रॉमिस्ड लैंड एंड सो ऑन। तो उससे पहले अगर हम चले जाते हैं इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड और वहां रियासत बनाने की कोशिश करते हैं उनके नुक्ता नजर में, तो ये ऐसे था जैसे कोई ब्लेसफेमी कमिट कर रहा है। तो लिहाजा जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे वो इसके फेवर में नहीं थे। जब हम ये कहते हैं ना कि जैसे जूइश फेथ की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ, तो इट्स नॉट हिस्टोरिकली करेक्ट एट ऑल, बिल्कुल भी एक्यूरेट बात। इसके बाद आप देखें कि जो ये एंटी जूइश सेंटिमेंट था यूरोप के अंदर, वो इतनी फीवर पिच पे पहुंच गया कि जब हिटलर इक्तदार में आया जर्मनी के अंदर, तो उसका जो सबसे बड़ा मुखालिफ था वो थी वहां की कम्युनिस्ट तहरीक, क्योंकि वाइमार रिपब्लिक जिसके वो सख्त खिलाफ था, उसके अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ डॉइचलैंड एसपीडी डोमिनेट करती थी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो थी केपीडी, और ये केपीडी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ डॉइचलैंड। और हिटलर जो था इन दोनों पार्टियों का सख्त मुखालिफ था और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन का भी बड़ा सख्त मुखालिफ था। वो चाहता था कि सोवियत यूनियन की रियासत टूट जाए और वहां उनको लिविंगस्टॉर्म मिले, यानी कि लिविंग स्पेस मिले, जहां पे वो जर्मन पॉपुलेशन को आबाद करेंगे इनटू रशिया, पोलैंड, ईस्टर्न यूरोप एक्सेट्रा। तो वो चाहते थे वहां से लोग जो है स्लाविक लोग जो है वहां से चले जाए। तो उसने फिर एक पूरी थियरी बनाई और वो थियरी ये थी कि कम्युनिज्म बजाते खुद एक यहूदी साजिश है, और इसकी बुनियाद के ऊपर उसने अपना पूरा कैंपेन किया, अपनी किताब माइन काम्फ वगैरह लिखी एंड सो ऑन। और वो उसने फिर सोवियत यूनियन पे हमला भी किया, पूरे यूरोप को भी उसने टेक ओवर कर लिया और फिर सोवियत यूनियन पे हमला किया। वो बड़ी सख्त जंग चली। जब उस जंग के अंदर 1944 के इर्द गिर्द फाइनली जाके नाजी फोर्सेस को शिकस्त होनी शुरू हुई, स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ मॉस्को वगैरह, और पीछे वो हटने शुरू हुए, तो वापस आते हुए उन्होंने फिर ये कहा कि वी विल गो फॉर द फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूइश क्वेश्चन। और फाइनल सोल्यूशन से उनकी मुराद ये थी कि हम इनको कत्ल कर दें, इनका कत्लेआम कर देंगे। तो उन्होंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया ऑस्विट्स कैंप वगैरह के अंदर, और वहां पे कमरों के अंदर बंद करके गैस छोड़ के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स नहीं मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने इस तरह से कत्ल करना शुरू। अब यहूदी जो है ऑब्वियसली इससे भागे और उन्होंने सोचा कहां जाएं, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर फैशिज्म और नाजीज्म जो है वो छाया हुआ था। पूरे यूरोप के अंदर फ्रांस को भी वो कॉन्कर कर चुके थे वगैरह, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी उनके सारे कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया वगैरह। सो कहां जाएं, इवन जो इटली वगैरह है वो भी बेसिकली उन्हीं की एलाइज थे, मुसलिनी। तो रियासत को बच गई थी, तो वो तो इंग्लैंड की रियासत थी। तो एनीवे उन्होंने सोचा कि हम जो है पैलेस्टाइन चले जाते हैं। उस वक्त भी उसका नाम पैलेस्टाइन ही था। तो बहुत बड़ी तादाद में फिर ये जो ईस्टर्न यूरोपियन जूस हैं, यूक्रेन वगैरह के इलाके से, पोलैंड वगैरह के इलाके से, ये जो है एमिग्रेट करके इसराइल में आने शुरू हुए। दिलचस्प बात यह है कि शुरू के पीरियड के अंदर जो पैलेस्टाइन के अपने लोग थे वो कोई मुखालिफ नहीं थे इस चीज के कि अगर यहूदी यहाँ पे आ जाएं, चंद आ जाएं
चंद 100 चंद हजार भी आ जाएं तो नो प्रॉब्लम। वो कहते थे हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, ये तो होली लैंड है, तीनों मजाहिब का होली लैंड है, तो नो प्रॉब्लम अगर आ जाए, अगर वहां उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। मगर जब अब ये फ्लड बनना शुरू हुआ, इतनी बड़ी तादाद में आना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम ओवरवेलम हो रहे हैं और हमारी जमीनें टेक ओवर हो रही है। ब्रिटेन उस वक्त जो है, अब स्ट्रेंज आयरनी ऑफ हिस्ट्री है कि ब्रिटेन उस वक्त ये कहता था कि हम जायनिज्म के खिलाफ हो गया ब्रिटेन, और उन्होंने ये कहा कि जो इजरायली रियासत है उसको हमने रियासत नहीं बनने देना। तो अब 45 से लेके 48 तक के दरमियान जो इसराइली थे, जो कि या जो जायनिस्ट थे, जो कि फलस्तीन में रह रहे थे, वो ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने गुरिल्ला वॉर वगैरह शुरू की और अपनी फौजें वगैरह तैयार की, और वो ये चाहते थे कि हम आजाद हो जाएं। 48 में जाके किंग डेविड होटल पे उन्होंने हमला किया, और उसके बाद वो जो है ना, ब्रिटेन ने वहां से विड्रॉ कर लिया। मगर ब्रिटेन के पास बहुत ज्यादा कुव्वत थी अरब स्टेट्स के अंदर, इजिप्ट के अंदर भी उनकी फोर्सेस थी, जॉर्डन की पूरी फौज जो है वो बेसिकली ब्रिटेन ने बनाई हुई थी, और ब्रिटेन का ही कमांडर जॉर्डन की फोर्सेस को लीड भी करता था। तो ब्रिटेन ने फिर ये कहा कि अगर अरब स्टेट्स जो है मिलकर इसराइल पे हमला करें, तो ब्रिटेन ने कहा हम अरब स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुई 1948 की। इजरायली स्टेट इस वक्त तक अब बन चुका था, उन्होंने यूडीआई डिक्लेयर कर दी थी, और उन्होंने ये कोशिश की कि यहां से फलस्तीनी भाग जाएं। तो उन्होंने रूमर्स भी फैलाए और मैसेकर्स भी ऐसे किए कि जिसके नतीजे में फलस्तीनियों ने ये फैसला किया कि अपने घर को ताला लगाया, और ताला लगा के उन्होंने सोचा कि जब मामला बेहतर होंगे हम घर वापस आ जाएंगे। अपनी चाबियां उन्होंने उठाई हुई थी। इसको कहते हैं द नकबा, द ग्रेट ट्रेजेडी, अल नकबा। सो इसमें इनको जो है एक्सपेल कर दिया अपनी जमीनों से और अपने लैंड से, और वो जमीनें और लैंड टेक ओवर हो गई। अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि जी हम इसका कोई पार्टीशन प्लान वगैरह बनाते हैं, यूएन पार्टीशन प्लान वगैरह अग्री हुआ। मगर दोनों साइड्स ने, पहले अरब्स ने उसको रिजेक्ट किया, फिर इसराइलीज ने भी कहा आपने भी रिजेक्ट कर दिए तो हम भी रिजेक्ट कर देते हैं। 48 की शिकस्त के नतीजे में अरब स्टेट्स ने यह सोचना शुरू किया, खासतौर पर अरब आर्मीज ने, कि हमें आखिरकार इतनी बुरी शिकस्त क्यों हुई। 7 मुख्तलिफ मुल्कों ने एक मुल्क पर हमला किया और सातों के साथ हार गए, आखिरकार ये क्यों। तो फौज के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट उभरा मुख्तलिफ मिडल ईस्ट की फौजों में से, जिन्होंने ये कहा कि असल मसला ये है कि हम अभी तक फ्यूडल निज़ाम के अंदर फंसे हुए हैं, हमारे मुल्कों के अंदर बादशाहतें पुरानी कायम है, और ये बादशाहतें जब खत्म होंगी तो फिर हम जदीदियत की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज करेंगे, फिर मामला बेहतर होंगे। तो इजिप्ट के अंदर एक इनकलाब पहले शुरू हुआ 52 के अंदर, जिसको फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट कहा जाता है। इजिप्ट के अंदर ऑलरेडी वफ्द पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी, तो ये फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट का लीडर था गमाल अब्दुल नासिर। वो फोरफ्रंट पे आया और किंग फारूक को उसने ओवरथ्रो कर दिया, जो बादशाह था, फ्यूडल वगैरह पूरी वो डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई, और उन्होंने कहा कि हम एक नई इकोनॉमी क्रिएट करेंगे। अब इस वक्त मसला ये था कि इसी तरह के रेवोल्यूशंस और जगह पे भी होने शुरू हुए, इराक में भी हो गया, सीरिया में भी हो गया, लिबिया में भी हो गया, अल्जीरिया के अंदर एक बड़ी वॉर चल रही थी अगेंस्ट द फ्रेंच कॉलोनियल रूल, यमन के अंदर भी एक पूरी लहर उधर से फिर फैलनी शुरू हुई, लेबनान के अंदर भी एक लहर उभर पड़ी कि हम हर जगह इस किस्म के इनकलाब, और जॉर्डन के अंदर भी हर जगह इस किस्म के इनकलाब शुरू हो गए कि भाई हाँ हम एक जदीद किस्म की रियासत बनाना चाहते हैं, और इस फ्यूडल सिस्टम से हम बादशाहती निज़ाम और मलूकियत के निज़ाम वगैरह से बाहर निकलना चाहते। अब इजिप्ट का पर्टिकुलर मसला ये था कि वहां पे एक कनाल है जिसको स्विस कनाल कहा जाता है, जहां से सारा मिडिल ईस्ट का ट्रेड गुजरता था। मिडिल ईस्ट के थ्रू जो ट्रेड गुजरना है वो स्विस कनाल के थ्रू गुजरना है। इजिप्ट की वाइटल जरूरत थी कि एक तो ये स्विस कनाल को इजिप्शियंस अपने कंट्रोल में लें, और साथ नाइल पर एक उन्होंने आसवान डैम बनाना था, जो बहुत बड़ा डैम था, उनके एग्रीकल्चर के लिए बड़ा जरूरी था, जिस तरह हमारे लिए तरबेला डैम बड़ा जरूरी था उसी पीरियड में। इन दो चीजों पे वो नेगोशिएट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। यूएस ने कोशिश की वर्ल्ड बैंक के जरिए कि जरा प्रेशर किया जाए उनको, तो वो बिदक गए, आप कह लें। इजिप्शियंस जो हैं वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा ये तो हमने करना है, तो वो चले गए सोवियत यूनियन की तरफ, और सोवियत यूनियन ने कहा हम दोनों चीजों में आपको सपोर्ट करेंगे। 56 में उन्होंने स्विस कनाल कंट्रोल में ले ली, और सोवियत यूनियन ने उनकी आसमान डैम में मदद भी कर दी, और उसके नतीजे में सेकेंड अरब इजरायली वॉर शुरू हो गई। मगर ये वो पीरियड था जब सोवियत यूनियन बहुत ताकतवर था, और क्योंकि इजिप्ट अब सोवियत यूनियन का एलाय बन गया था, तो फ्रांस और ब्रिटेन और इजराइल ने जो इजिप्ट पे हमला किया कि भाई स्विस कनाल जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के कंट्रोल में रहनी चाहिए, तो इस वजह से इसके ऊपर सोवियत यूनियन ने कहा कि अगर आप हमारे एलाय पे हमला करेंगे तो हम पेरिस और लंदन पे हमला कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया। यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग हुई और फ्रांस और यूके ने विड्रॉ कर लिया वहां से कि हम ये नहीं करेंगे।
और नहर स्विस जो है वो इजिप्शियंस की हो गई। अब तो लहर फैल गई पूरे मिडल ईस्ट के। 58 56 के बाद एक लहर फैल गई। पाकिस्तान के अंदर भी यही मामला था कि पाकिस्तान की उस वक्त हुकूमत, आप हैरान होंगे सुन के, हमने ब्रिटेन को सपोर्ट किया, हमने फ्रांस को सपोर्ट किया, हमने अपने यानी कि मिस्र को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई इस चीज के हक में कि मिस्र ने जो नहर स्विस में किया वो बिल्कुल ही दुरुस्त किया और हमें मिस्र को सपोर्ट करना चाहिए। वो थी नेशनल, उसके नतीजे में यहाँ पे मौलाना भाषानी ने फिर नेशनल अवामी पार्टी बनाई, जो कि एक बड़ी अहम पार्टी बनी पाकिस्तान की अपनी तारीख में। अब आगे चलते हैं, इसराइल को फिर अमेरिका ने बहुत सपोर्ट करना शुरू किया कि मिस्र को जो है वो क्रश किया जाए। सीरिया में इनकलाब हो चुका था, इराक में हो चुका था, यमन में हो चुका था। तो उन्होंने इसराइल को बिल्डअप किया कि जो प्रो सोवियत कंट्रीज उनको महसूस होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, इनको क्रश करना जरूरी है। तो 10 इयर्स उनकी, 11 इयर्स उनकी मिलिट्री बिल्डअप होती। 67 में उन्होंने जाके फिर अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है। और उसमें उन्होंने डिसाइसिवली कामयाबी हासिल की, क्योंकि एयरफोर्स उनकी बड़ी स्ट्रांग थी। इजिप्ट की एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी और इजिप्ट को उसमें शिकस्त हुई। मगर पब्लिक ने, हैरान कौन बात है कि वॉर में अगर किसी मुल्क को शिकस्त हो तो अक्सर उसकी लीडरशिप गिर जाती है। पब्लिक ने उलट कहा, उन्होंने कहा भाई तुम जीतो या हारो, हम अपने हुकूमत के साथ हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, वो हुकूमत के साथ कायम रहे। इसी पीरियड के अंदर इजिप्ट की गवर्नमेंट ने एक नई तंजीम बनाई जिसका नाम था PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और PLO ने, अब फलस्तीनियों की ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके हेड पहले अहमद शुकैरी थे शायद, और फिर उसके बाद यासिर अराफात बने, और उन्होंने इसराइल पे जो है वो गुरिल्ला वॉर और अटैक्स करने शुरू कर दिए। और बैटल ऑफ कराम एक बड़ी फेमस बैटल है जो कि जॉर्डन के अंदर हुई, जहां पे PLO ने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो यूथ जो थी सारी फलस्तीन की और अरब कंट्रीज की, वो PLO के साथ जुड़ गई। सोवियत यूनियन ने भी उसको एड असिस्टेंस वगैरह देनी शुरू कर दी। अब इसके बाद सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को बिल्डअप किया और नए वेपन्स दिए। एक सर्फेस टू एयर मिसाइल दिया, मिसाइल सिस्टम दिया पूरा उनको, और एक एंटी टैंक जो शोल्डर फायर्ड रॉकेट होता है वो दिया। तो इन दो नए वेपन्स के साथ और बड़ी दिलचस्प किस्म की नई टेक्निक्स के साथ 73 के अंदर जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, जो 67 वॉर के अंदर अब इसराइल ने ऑक्यूपाई कर ली थी, जिसमें सिनाई का पेनिनसुला भी सारा शामिल था और गोलान हाइट्स भी शामिल थी, उनको सीरिया ने और इजिप्ट ने वापस लेने की कोशिश की। बड़ी जबरदस्त जंग हुई और उन्होंने बड़ा सरप्राइज अटैक किया। महीना भी रमजान का था, यम किपुर वॉर उसको कहा जाता है, और इजिप्शियन फोर्सेस ने बहुत महारत से उसमें दिखाया कि वो पहले इसकी जंगों से सीख चुके हैं, और उन्होंने स्टेलमेट तक बात जो है वो गई। इसके बाद अमेरिका स्टेप इन हुआ और अमेरिका ने कहा नहीं, हम तुम्हारी निगोसिएशन करा देते हैं। और ये निगोसिएशन 78 तक चली, जब उन्होंने ये कहा कि सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट तुम्हें वापस मिल जाएगा, मगर आइंदा तुमने कभी जंग नहीं करनी, वादा करो, सोवियत यूनियन से कुटी करो और ये हमारे अमेरिकन कैंप में आ जाओ। और ऐसे ही हुआ कि उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया और वो अमेरिकन कैंप में वापस चले गए। सीरिया का मसला हल नहीं हुआ, गोलान हाइट्स वाला। सीरिया इजिप्ट से बड़ा नाराज हो गया, इजिप्ट जो है वो अब अमेरिकन कैंप में चला गया अंडर अनवर सदात। उसकी बाद में फिर आप जानते हैं 82 के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन के कुछ सोल्जर्स ने असैसिनेशन वगैरह भी की कैंप डेविड अकॉर्ड्स की वजह से। सो एनीवे, अब इजिप्ट को भी मैसिव लेवल ऑफ यूएस एड और असिस्टेंस मिली, मगर जब इजिप्ट सिचुएशन से निकल गया तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि वो जो जिस तरह 4 अरब इजरायली वॉर्स हुई कि इतनी बड़ी जंग हो, क्योंकि इजिप्ट के पास सबसे बड़ी मिलिट्री थी, सबसे ताकतवर मुल्क भी था। अब मगर जो बैटल ऑफ ग्राउंड थी वो शिफ्ट हो गई विद रिस्पेक्ट टू द PLO लड़ता रहा, पहले जॉर्डन में लड़ता रहा। जॉर्डन के अंदर उनके खिलाफ ब्लैक सितंबर का ऑपरेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब भी शामिल थे अरब लीग की बिहाफ पे। तो उसके बाद वहां से उनको फिर लेबनान यानी कि ऑन अगेंस्ट द PLO, हमारी जो फौज थी उस वक्त PLO के खिलाफ थी। फिर वहां से वो चले गए लेबनान में लड़ते रहे। फिर इसराइल ने पूरे लेबनान पे अटैक कर दिया PLO को डिफीट करने के लिए। लेबनान की इन्वेजन हुई 82 के अंदर, वो बैरूत तक गए और वहां बड़ी बमबारी हुई, बड़ी तबाही हुई। फिर वहां से PLO को भागना पड़ा क्योंकि टोटल डिफीट हो गई। सीरिया ने फिर मोस्ट ऑफ लेबनान को टेक ओवर कर लिया, वो 2000 तक मामला चला, और साउथ लेबनान के अंदर इसराइल ने टेक ओवर कर लिया। यानी कि मैं आपको बता ये रहा हूं कि ये जो पूरी हिस्ट्री है, not only is it a complex and very interesting history, but it is the defining history of the politics of the Middle East. Middle East की सियासत आप समझ ही नहीं सकते जब तक आप ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझते। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये बेसिकली, अगरचे इसकी बजाहिर ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आता है कि एक तरफ एक स्टेट है जो कहता है जी हम जूइश स्टेट हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों की परसिक्यूशन है जो कि पैलेस्टीनियंस है और उनकी अक्सरियत जो है मुसलमानों की है। बाय द वे वो भी सब मुसलमान नहीं है जो पैलेस्टीनियंस है।
जिन पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस किया उसमें से बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं, और वो जो क्रिश्चियंस हैं वो भी मुसलमानों के साथ इजरायली स्टेट के खिलाफ लड़ते रहे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो ऑर्थोडॉक्स जूस थे वो भी इस जायनिज्म के खिलाफ रहे। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये बनी कि जब पीएलओ की इतनी डिफीट हुई, सोवियत यूनियन भी पूरा टूट गया, तो फिर पीएलओ ने एक अग्रीमेंट की जिसका नाम है ऑस्लो अग्रीमेंट, ऑस्लो 1 एंड 2, जो 93 के अंदर फाइनलाइज हुई, जिसके तहत उन्होंने ये कहा अच्छा जी 2 स्टेट सोल्यूशन हम करेंगे, ऐसा करेंगे कि आपको भी थोड़ी सी रियासत बनाने देंगे, आपने हमारी रियासत पे बशर्ते कि अटैक नहीं करना। मगर ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन था इसमें बहुत सारे मसाइल थे। मसाइल ये थे कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, एक तो उसको पूरी वो रियासत मान नहीं रहे, उसको कहते थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, नॉट पैलेस्टीनियन स्टेट, नॉट अ कंट्री बट एन अथॉरिटी। उसमें दूसरा मसला ये था कि उसका जो बिजली, पानी, गैस, इकोनॉमिक मामलात और सिक्योरिटी, ये सारा कुछ फिर भी इसराइल के कंट्रोल में रहा। पैलेस्टाइन कुड नॉट हैव इट्स ओन एयरपोर्ट, इट कुड नॉट कंट्रोल इट्स ओन एयर स्पेस, इट कुड नॉट हैव इट्स ओन आर्मी, कुड नॉट हैव एनीथिंग जो कि एक रियासत के साथ मुंसलिक होती चीजें। तो और ये सारी चीजें इसराइल ने कहा नहीं नहीं ये तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमने ये सारा सिक्योरिटी के नाम पे हमारे कंट्रोल में ही रहे। और फिर उन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा, खासतौर पे वेस्ट बैंक को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम करना शुरू कर दिया, जहां पे इलीगल सेटलमेंट्स भी कायम हो गई, यानी कि ताकि वो एक कंटिगुअस टेरिटरी ना बन सके जहां पे पैलेस्टीनियंस जो है ना पूरे पूरे अपने सियासी इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सके। छोटे छोटे हिस्से बना दिए उन्होंने उसके। गाजा के इर्द गिर्द भी और वेस्ट बैंक के इर्द गिर्द उन्होंने वॉल बनानी शुरू कर दी अपनी, कि भाई हम एक बहुत बड़ी वॉल बनाएंगे और उसके अंदर से चेक पोस्ट के अंदर से आपने गुजरना है, सो ऑन। इस सारी चीज का मकसद क्या था कि फलस्तीनी रियासत अगर कायम होती भी है तो वो इतनी कमजोर रियासत होगी, इतनी कमजोर रियासत होगी कि जिसकी हद साहब कोई नहीं, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वो कोई रियासत होगी नहीं। और यही वजह है कि वो लोग भी जो कि पैलेस्टीनियन कॉज के नेसेसरली साथ नहीं थे, उन्होंने भी जब इस मामले को जाके देखा तो उन्होंने ये कहा कि ये एक अपार्थाइड स्टेट है। अपार्थाइड स्टेट किस सेंस में है कि जहां पे दीवार है, दीवार की एक तरफ जूइश सेटलर्स इलीगली रह रहे हैं, उनको पानी भी मिल रहा है, उनको गैस भी मिल रही है, उनको बिजली भी मिल रही है, उनको हर आसाइश मिल रही है, और दीवार की दूसरी तरफ फलस्तीनी रह रहे हैं और उनको किसी किस्म की ये सहूलियात नहीं मिल। दे आर लिविंग लाइक इन एन ओपन केज, उन्होंने ये लिखा। इतनी बुरी और ब्रूटल किस्म की अपार्थाइड ऑक्यूपेशन है ये। तो ये इंसानों वाली जिंदगी नहीं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40%, 50%, इतना ऊंचा। यंग लोग जो फलस्तीन के अक्सर वो तो चले जाते थे कि दुबई जाके या कहीं और जाके, कुवैत जाके हम काम शाम करेंगे, मतलब एक ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं दी उनको जो कि वाकई एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो, ह्यूमेन एग्जिस्टेंस हो, जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सके। ऐसे में पीएलओ और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने पूरी पूरी कोशिश की कि नेगोशिएट करके कोई चीज जो है वो अचीव कर ले। मीनवाइल हमास एज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन उभरी, और ये पैलेस्टीनियन इंतफादा के बाद 88 के बाद जो है, फर्स्ट इंतफादा के बाद एज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई यंग लोगों के अंदर, जिन्होंने कहा कि इस्लाम और पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म दोनों एक दूसरे से मुखालिफ नहीं बल्कि इकट्ठे चले। और इस हवाले से उन्होंने जो है, ठीक है मैं मानता हूं उन्होंने सुसाइड अटैक्स भी किए और इस तरह के बमबारी वगैरह भी सब कुछ की, और सॉफ्ट टारगेट्स को पहले पिक वगैरह किया, जिसकी वजह से और मामलात जो हैं वो इस तरह से बने कि इसराइल के अंदर भी एक बहुत बड़ी पीस मूवमेंट लेबनान की इन्वेजन के बाद उभर पड़ी। इसराइल की पब्लिक भी ये कहती थी कि यार बस करो, कितना ये क्या कर रहे हो, मार मार के भुरकस निकाल दिया उन लोगों का, जिंदगी कोई नहीं दे रहे उनको। तो बहुत बड़ी एक पीस मूवमेंट, इस पीस मूवमेंट को लीड करते थे यित्ज़हाक रबीन। तो यित्ज़हाक, प्रेशर था उन पे कि भाई अमन चाहिए हमें, ये जंग नहीं चाहिए। तो ये जो ऑस्लो अकॉर्ड था ये रबीन और बेसिकली अराफात के दरमियान हुआ था, और दोनों को उस वक्त नोबेल प्राइज भी इस अवार्ड के लिए मिला। फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट थे उन्होंने ही अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल किया, यित्ज़हाक रबीन को असैसिनेट कर दिया और मार दिया कि तुम क्यों फलस्तीनियों के साथ अमन करते हो, इसको गोली मार। तो अंदाजा करें कि उनकी सोसाइटी के अंदर भी दो मुख्तलिफ साइडें थी, एक जो कहते थे कि बिल्कुल पैलेस्टीनियंस के खिलाफ हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ दूसरे। तो ये सारी वो हिस्ट्री है कि फिर तकरीबन इस स्टेलमेट के अंदर बहुत अरसा पैलेस्टीनियंस ने ये कोशिश की कि भाई हम पीसफुल तरीके से जो है ना लिव एंड लेट लिव, 2 स्टेट सोल्यूशन वगैरह निकाले, मगर देयर वाज नो रियल ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़ लें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें, तो सारे ये कहते हैं कि दिस इज एन अपार्थाइड स्टेट। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कई दफा आके इसको कंडेम भी किया। तो इस सारी बात को बताने का मकसद ये है कि बज़ाहिर तो ये ऐसे ही महसूस होता है कि एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है,
मगर एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट लैंड एज वेल, इट्स अबाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एज वेल, इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि अगर वो ये चीजें ना करें, जो लोग ये चीजें कर रहे हैं, तो हजारों सालों से वहां पे लोग अमन अमान से ही रह रहे थे, कोई इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। और अगर बैनुल अक़वामी कुव्वतें इसराइल को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब ना हो, तो फिर देयर इज नो रीजन व्हाई Christians and Muslims and Jews cannot live together. They have lived together for thousands of years and they can continue to live together for thousands of years. मगर ऐसे तो नहीं रहा जा सकता कि मैं आके आपकी जमीन टेक ओवर कर लूं, छीन लूं, आपको वहां से निकाल दूं और फिर एक्सपेक्ट करूं कि आप उसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं करेंगे। ये तो नहीं। तो अब आपने देखा कि रिसेंटली अक्टूबर 7 के बाद हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, और काउंटर अटैक के अंदर तकरीबन 1200 लोग जो है उस अटैक के अंदर मरे। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि क्रॉस फायर के अंदर मरे, यानी कि इसराइल ने वहां पे जब अटैक किया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसराइल के अटैक के नतीजे में इसराइली सिटीजन जो हैं वो जान बहक। इस वक्त फिर सिचुएशन ये बनी, आपने देखा इन द लास्ट 5-6 वीक्स कि इसराइल ने जो काउंटर अटैक किया वो इतना ब्रूटल, इतना डिस्प्रपोर्शनेट, इतना शदीद था कि पूरी दुनिया जो है वो स्टन होके रह गई है कि ये क्या हो रहा है। मतलब 18,000 बंदा जो है इस वक्त एंड काउंटिंग वहां पे, और थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। आप सबने वो फुटेज भी देखी है जो हॉरिफाइंग किस्म की फुटेज है, और हैरान कुन बात यह है कि दुनिया देख रही है कि यार इतना बड़ा मैसेकर, इतनी बड़ी जेनोसाइड हो रही है। और अच्छी बात तो यह है कि दुनिया चाहे वेस्ट में है चाहे ईस्ट में है, पूरी दुनिया कह रही है गलत हो रहा है, मगर हुकूमतें जो हैं, चंद हुकूमतें जो हैं वो बहरहाल इस चीज के साथ। अभी कल की रिपोर्ट है, पूरा न्यूयॉर्क के अंदर ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो पूरे का पूरा भरा हुआ था। आपने देखा कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर जूस जो है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने शर्टें पहनी हुई थी नॉट इन माय नेम। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो भाई, यहूदियत के नाम पे, हम तो बिल्कुल इसको कबूल नहीं करते। इसी तरह आपने देखा कि सबसे बड़ा रिएक्शन साउथ अफ्रीका से आया। साउथ अफ्रीका ने जो हार्ड स्टेटमेंट्स दी इसराइल के खिलाफ, शायद वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे भाई इनका क्या ताल्लुक फलस्तीन से या फलस्तीन के मुसलमानों से, मगर वो ये कहते हैं कि जो कुछ फलस्तीनियों के साथ हो रहा है वही कुछ हमारे साथ हुआ था इस सेटलर कॉलोनियल निजाम के तहत, जब गोरे यहाँ पे आके उन्होंने अपने आप को आबाद किया और हमें अपनी जमीनों से निकाल दिया। उनके साथ जो हो रहा है वही हमारे साथ हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। सो साउथ अफ्रीका ने तो तकरीबन तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इसराइल के साथ कट ऑफ कर दिए। इसी तरह आप देखें फार अवे कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर भी इसी किस्म का रिएक्शन, और कोलंबिया वगैरह के अंदर उन्होंने कहा कि जी हम तो अपने ताल्लुकात जो है इन्वेस्टर वगैरह जो आप अपना ले जाएं, हमें नहीं चाहिए, हम ताल्लुकात तोड़ें। कोलंबिया का क्या ताल्लुक, बट हकीकत यही है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, नॉट जस्ट इन द मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया के अंदर, कि व्हाट इज गोइंग ऑन इज एब्सोल्युटली अनजस्ट एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग, और इसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते किसी भी सूरत। मगर चंद हुकूमतें हैं जो कि इसके साथ अनफॉर्चुनेटली आज भी खड़ी। सो अब क्या किया जाए इसके बारे में, ये पूरी हिस्ट्री हो गई, क्या किया जाए इसके बारे में। एक बहुत बड़ी तहरीक दुनिया के अंदर है जिसका नाम है BDS, और पाकिस्तान के अंदर भी ये तहरीक है कि जी उन अशिया का बॉयकॉट किया जाए जिन अशिया का किसी ना किसी एतबार से इसराइल से कोई भी ताल्लुक है, चाहे वो ताल्लुक बहुत ही कम है, मगर बहरहाल उनका बॉयकॉट किया जाए। सो BDS स्टैंड्स फॉर बॉयकॉट, डाइवेस्ट एंड सैंक्शन इवन, यानी कि हमने चीजें खरीदनी भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उलट करना है कि इन्वेस्टमेंट वहां से बाहर निकालनी है, इवन सैंक्शंस करनी है। इट्स अ नॉन वायलेंट मूवमेंट that calls for the boycott of all corporations that are complicit in the oppression of Palestine. किसी ना किसी एतबार से अगर वो कॉरपोरेशंस जो हैं वो इसराइल से डील कर रही हैं तो उन कॉरपोरेशंस को बॉयकॉट करना है, ये उनका मिशन है। दिस वाज वन ऑफ द कैंपेन्स। इनफैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये कैंपेन इफेक्टिव है कि नहीं, तो साउथ अफ्रीका जहां पे एक बहुत ही विशस किस्म का रेसिस्ट स्टेट था जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने जद्दोजहद की, तो उसके खिलाफ भी एग्जैक्टली यही कैंपेन था कि हमने इसको बॉयकॉट करना है स्टेट को, और उस स्टेट को मजबूर किया, बॉयकॉट्स के जरिए मजबूर किया। और भी चीजें थी, तहरीकें चल रही थी, उनके खिलाफ जंग भी हुई वगैरह, मगर बहरहाल दिस वाज वन ऑफ द टूल्स यूज्ड टू चेंज द अपार्थाइड स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब दिलचस्प बात यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इजिप्ट, UAE, मलेशिया और पाकिस्तान के अंदर ये जो BDS कैंपेन है ये तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी तेजी से बढ़ रहा है आपको बता नहीं सकता। और भाई कई कंपनीज हैं जिनके पर इस पर अटैक किया गया, डोमिनोज पिज्जा, केयरफॉर, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, पेप्सिको,
सोशल मीडिया पे आप पढ़ सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये चीजें खरीदना बंद कर दें। ये देखें जी, ये एक मैंने इंटरनेट से मुझे मिला, गाजा अंडर अटैक, बॉयकॉट मैकडॉनल्ड्स। ये वन ऑफ द मेन कैंपेन्स रहा, क्योंकि जब ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा था तो मैकडॉनल्ड्स जो वहां पे है उसने कहा कि हम तो फ्री मील्स देंगे इजरायली आर्मी को, थाउजेंड्स ऑफ फ्री मील्स देंगे, व्हिच वाज रियली, व्हाई वुड यू डू दैट, व्हाई वुड यू इवन गो देयर। मगर उन्होंने ये किया और उसका ह्यूज बैकलैश हुआ। इसी तरह ह्यूलेट पैकार्ड, एचपी, जिसके प्रिंटर्स होते हैं आपने देखा होगा, उस और कंप्यूटर्स भी होते हैं, उनके खिलाफ बड़ा ह्यूज बॉयकॉट कैंपेन है, क्योंकि अ लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि अपार्थाइड स्टेट यूज करती है इस मकसद के लिए, लोगों को सर्वेलेंस के लिए और देखने के लिए कौन सा पैलेस्टीनियन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, वो जो है बेसिकली सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी एचपी ने उनको बना के दी है इसराइली स्टेट को, और इस वजह से एचपी का भी बॉयकॉट जो है वो बड़ा स्ट्रांगली दुनिया में जा रहा है। हमारे अपने इम्तियाज यहाँ पे एक स्टोर है, आपको सुना होगा आपने, लड़कियों ने तो सुना हुआ है, लड़कों ने भी सुना ही होगा, है जी, ग्रोसरी हर चीज वहां से मिलती है। तो इम्तियाज ने तो ये फैसला किया कि जो चीजें इजरायली प्रोडक्ट से ताल्लुक रखती हैं उनको हमने शेल्फ से ही उतार देना है। ये देखें जी, एक आपको वैसी जरा तस्वीर दिखा रहा हूं कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट का कहना है कि द इजरायली इकोनॉमी इज लेस वल्नरेबल टू बॉयकॉट्स टुडे देन इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द रिजीम। ठीक है, माना कि आज बॉयकॉट शायद इतने कामयाब उस पर ना हो, मगर गौर तलब बात ये, वो सिर्फ कह रहे हैं लेस वल्नरेबल, ये नहीं कह रहे इनवल्नरेबल। यानी कि हो सकता है पहले वो ज्यादा वल्नरेबल हो, मगर आज भी वो वल्नरेबल बहरहाल हैं इस मामले में। आपको समझाता हूं किस तरह से बॉयकॉट्स जो है उनका बहरहाल कंपनीज पे बहुत बड़ा असर होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि बीडीएस मूवमेंट जो इंटरनेशनली चल रही है, उन्होंने लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, नॉर्वे में के अंदर कंपनीज पे प्रेशर डाला और उन कंपनीज को इनफैक्ट इजराइल से डिसइन्वेस्ट करना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि इतना जबरदस्त उन्होंने कैंपेन, ये अब नहीं शुरू हुआ, ये 7 अक्टूबर से नहीं हो रहा, ये पिछले 10-20 सालों से कैंपेन चल रहा है और बिल्ड हो रहा है और बिल्ड हो रहा है और बिल्ड हो रहा है। ये इंटरनेशनल कैंपेन 2018 में आप देखें, Adidas stated that it would no longer be supporting the Israeli Football Association following an international boycott and a petition of over 16,000 signatures. BDS demands on Puma to follow the same trajectory. यानी कि स्पोर्टिंग गुड्स पर भी लड़कों उस पर प्रेशर था कि निकलो यहां से, इनके साथ डील नहीं करना, फिर हम आपकी चीजें खरीदेंगे, वरना हम आपकी चीजें खरीदने से इनकार कर देंगे। एंड इट वर्क्स। गौर कीजिए कि यह नहीं थ्योरेटिकल किस्म की बात नहीं है, उनको वाकई विड्रॉ करना पड़ा। ये मैंने देखा जी, मैकडॉनल्ड्स वालों ने लिखा कि सर जी साडा कोई ताल्लुक नहीं इजराइल नाल, सानू माफ कर दो। वो कह रहे हैं जी 100% ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पाकिस्तानी कंपनी सीजा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड does McDonald's make royalty payments are solely intended to obtain the right to use McDonald's brand in business system। हाँ जी, हम McDonald's इंटरनेशनल को पैसे भेजते हैं, मगर वो इस मकसद के लिए कि हमें लाइसेंस मिले कि हम McDonald's का नाम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट में पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं इस्तेमाल हो रहे, और कहते हैं जी कि हमारी अपनी पोजीशन ये है पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड्स की कि हम तो गाजा और फलस्तीन के साथ हैं। बड़े परेशान है वो, और कई जगह उन्होंने, मैंने सुना है, कहा कि आधी कीमत पे बर्गर ले लो, मगर बर्गर प्लीज हमारे खाओ, ऐसे ना छोड़ो हमें, वगैरह वगैरह। मगर पब्लिक नहीं मान रही, पब्लिक जो है कह रही है नहीं हमने नहीं जाना। अकबर जैदी साहब हैं जी, प्रोफेसर हैं और बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, IBA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और डीन है इनफैक्ट उनके जो स्कूल के। और मेरा अपना जो PhD थीसिस है उसमें बहुत सारा मैंने इनकी किताबों से इस्तेफादा किया, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, और वो बाय द वे किताब बड़ी जबरदस्त किताब है, आप भी देखें। तो बड़े सीनियर हमारे हैं, मगर बहरहाल इस मामले पे उन्होंने, अच्छा एक दिलचस्प बात आपको ये भी बताऊं कि किसी जमाने में ये पाकिस्तान की जो लेफ्ट की मूवमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, उनके साथ मार्क्सिस्ट मूवमेंट के साथ ताल्लुक रहा इनका, मगर आज इनका नुक्ता नजर ये, इजराइल इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, ड्रोन्स एंड मिलिट्री एमिनेशन। No country that buys from them will boycott them. They will vote against them in the United Nations General Assembly, but they won't ever boycott them. मुल्क बॉयकॉट नहीं करेंगे, वो कहेंगे मुल्क बॉयकॉट करें या ना करें। मगर अकबर जैदी साहब, क्वेश्चन ये नहीं है कि मुल्क बॉयकॉट करते हैं, क्वेश्चन ये कि आवाम बॉयकॉट करती है नहीं, दैट इज द रियल क्वेश्चन। अच्छा, जैदी साहब कहते हैं पाकिस्तानीज कैन बॉयकॉट टू देयर ओन डिसएडवांटेज, अपना ही नुकसान करेंगे वो कहते हैं, सिंस सच कंपनीज नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बट आल्सो आर द लार्जेस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जैदी साहब कहते हैं कि ऐसे ना करना। मजीद वो कहते हैं हम तो कुछ है ही नहीं, वी आर नथिंग, आई डोंट थिंक दिस हैज एनी इंपैक्ट एक्सेप्ट ऑन सोशल मीडिया। बस आप यही कह रहे हैं, दे आर मेकिंग अ पॉइंट बट इट विल रियली लास्ट अ रियली शॉर्ट टाइम। 4 दिनों के लिए आप यंग लोगों ने ये करना है कि बॉयकॉट कर ली, उसके बाद आपने वापस चले जाना है, कोक पेप्सी पियेंगे, मैकडॉनल्ड खाएंगे, वगैरह वगैरह।
और मजीद ये, आप नाराज हो रहे हैं अकबर जैदी साहब से, कोई नहीं, खैर है, होना चाहिए। मजीद वो कहते हैं वी आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी डोंट इवन हैव सेल्फ इंपॉर्टेंस। हम तो अपने आप को भी कुछ नहीं समझते, दुनिया में हम क्या आ रहे हैं। वी आर अ नेशन दैट इज कंप्लीटली decimated and crashed in its potential and its economy। हम जो है बेकार लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के लिए क्या करेंगे। कुछ हद तक बात तो दुरुस्त है, 8-8 लाख बच्चा जो है वो यहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर मुल्कों में चला जाता है, पाकिस्तान तो कोई रहता नहीं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि बाहर चले जाएं। सच्ची सच्ची बताएं, इंशाल्लाह। देखे ना, हाथ खड़ा करके बताएं जो बाहर जाना चाहता है। देखो ना, अक्सरियत हो गई ना यहाँ पे। तो जैदी साहब शायद ठीक ही कह रहे हैं, फिर इसका तो मतलब है। मजीद आप देखें कि डॉक्टर आदिल नकोडा जो है, उनका भी ये नुक्ता नजर है, ये भी IBM में इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़ाते हैं। कहते हैं द टारगेटेड स्टेक होल्डर्स मे नॉट फील द फाइनेंशियल इम्पैक्ट एज इंटेंडेड, रादर बॉयकॉट्स में हैम्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिड्यूस द करंट डिमांड ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान। कह रहे हैं कि उनको तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मगर हमारे अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। इस पे मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि क्या पाकिस्तान के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम होती है अगर आप बाहर की कंपनी या कोई भी कंपनी का बॉयकॉट करते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, माइट इज राइट, कहती हैं फ्रॉम अ प्योरली स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्रैंड बॉयकॉट्स अपीयर टू एक्सर्ट मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑन द टारगेट नेशंस इकोनॉमी और कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर। यानी कि कोई एदादो शुमार ऐसे नहीं है जिससे ये साबित हो कि उन पे कोई खास असर पड़ेगा। So a judgment call is, yes, the boycott makes you feel good, but I don't see it impacting Israel's economy or conflict behavior। boycott कर लें आप खुद अपने दिल को बहलाने के लिए, मगर इसका कोई असर नहीं होगा, ये उनका नुक्ता नजर है। अब सरकार, मेरे जवाब जो मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में ये गलत कह रहे हैं, और मैं आपको वजूहात बताता हूँ क्यों ये गलत कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेट ने पूरी गेम ही चेंज कर दी है। तो इंटरनेट से पहले जो बॉयकॉट था और इंटरनेट के बाद जो बॉयकॉट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। टेक सेवी यूथ्स लीड एंटी वेस्ट बॉयकॉट। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो रही है, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ टेक सेवी यूथ्स, ठीक है ना, बिकॉज वो देखिए उसने भी फोन उठाया हुआ है, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी जारी है, साथ साथ टेक्सटिंग भी जारी होगी। आप इधर बैठ के आधा मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आधा किसी को आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि वो अगली क्लास में कौन सी रीडिंग करनी थी वगैरह। आप मेरे से तो बहुत ज्यादा बहरहाल टेक सेवी किस्म के लोग हैं। और बहरीन के अंदर देखें 14 साल बच्चे भी जो हैं वो टैबलेट लेके फिर रहे होते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। मुख्तलिफ किस्म की एप्स बन गई हैं अब कि भाई ये खरीदना है, वो नहीं खरीदना। बारकोड स्कैन करके आपको फौरन पता चल जाता है क्या लिंक है। ब्राउजर एक्सटेंशंस बन गई हैं, डेडिकेटेड वेबसाइट्स बन गई हैं, स्मार्टफोन एप्स बन गई हैं वगैरह वगैरह, कि ये चीजें नहीं खरीदनी। ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, टिकटॉक पे भी फैल रहा है, और बच्चे, माँ प्यो तो छड्डो, बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ये चीजें नहीं खरीदना। सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है बच्चों पे वो ह्यूज है। तो बहरहाल सोशल मीडिया इज अ गेम चेंजर। दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है, जिस तरह जैदी साहब ने कहा कि भाई तुसी किस खेती मूली गए हो, तो अब आप लोग तो अपनी ही परवाह नहीं करते, आपकी इतनी छोटी इकोनॉमी है, इजराइल को क्या डैमेज करेंगे आप तो कुछ है ही नहीं। मगर मामला ये है दोस्तों कि ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर सारे इन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा इजराइल को, इट्स करेक्ट। मगर आपको किसने कहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? ये तो दुनिया भर के अंदर कैंपेन चल रहा है। किथे वस रहे हो जनाबे अली, खबर ही नहीं तो होगी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर स्वीप कर रहा है, ये मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर स्वीप कर रहा है, ये यूरोप के अंदर स्वीप कर रहा है, अमेरिका के अंदर स्वीप कर रहा है। ये वहां पे जो वोक किस्म के यंग लोग हैं, वो सारी जो वोक जनरेशन है वो सारी एंटी, आप हैरान होंगे ये सुन के, वो सबसे ज्यादा एंटी इसराइल वो लोग हैं। और जो यहाँ पे लोग पसंद किए जाते थे, जॉर्डन पीटरसन को बड़ा पसंद किया जाता था, बेन शपीरो को बड़ा पसंद किया जाता था, पियर्स मॉर्गन को बड़ा पसंद किया जाता था, वो सारे प्रो इसराइल निकले और पब्लिक हैरान हो गई कि यार इनको तो हम बड़ा पसंद करते थे, ये तो उलट तरह चले गए। आगे देखें, यूनाइटेड नेशंस की अपनी रिपोर्ट है दैट बीडीएस वाज अ की फैक्टर, लिसन टू दिस, बिहाइंड अ 46% ड्रॉप इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इजराइल इन 2014। 46% ड्रॉप इन इन्वेस्टमेंट, कुछ छोटा अमाउंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नो जोक। और ये 2014 में हो रहा था जब पाकिस्तानी पब्लिक को शायद खबर भी नहीं थी कि फलस्तीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस वक्त दुनिया के अंदर बहरहाल ये कैंपेन जारी और सारी था। अब ये देखें, कभी आप जाएं बीडीएस की अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि वहां आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा जो बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा हुआ है,
जिसमें लिखा हुआ है मेजर यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज, जिसमें ये कंपनी शामिल है जो कि इजरायली मार्केट में काम करती है, उन्होंने विड्रॉ किया और टोटल कितने डैमेजेस हुए बीडीएस इन कंपनीज के विड्रॉल से? 20 बिलियन। 20 बिलियन। इज दिस अ जोक? यू थिंक कि इकोनॉमी से 20 बिलियन आप खींच लें पैसे, डॉलर्स, तो वो फर्क, हम 1 बिलियन के पीछे ऐसे तरस तरस के फिर रहे हैं जिसकी आधे साहब कोई नहीं। भाई ये 20 बिलियन है, मजाक नहीं। अच्छा, छोटी टाइटल्स पढ़ें। चिली सस्पेंड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रोसेस एक्शन ओवर गाजा मैसेकर, Kuwait government boycotts 50 companies linked to occupation. Israel state water company loses contracts. Israel ships prevented from docking at ports across the world. EU takes action against illegal Israeli settlements. Local council across Europe vote to join BDS movement. Local council पूरे यूरोप के अंदर अंदाजा करें। स्टीफन हॉकिंग्स boycotts Israeli conference. University of Johannesburg cut links with Israeli university. ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा। ये वेबसाइट लाजमी आप इसको फॉलो करें और देखें कि बीडीएस का इंपैक्ट इजराइल पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि आपने आज शाम को चिकन नगेट्स नहीं खाए, फिर किसी आपके दोस्त ने कहा तेरे चिकन नगेट्स ना खान तो की होएगा, ठीक है, मगर यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द ओनली वन। हाँ, एक बंदे के चिकन नगेट्स खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब पूरी दुनिया के अंदर देखे, एकेडेमिया के अंदर ये हो रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने लिंक्स कट कर रहे हो, इकोनॉमी के अंदर ये हो रहा है, जब लोकल गवर्नमेंट्स कह रही हो कि हमने नहीं करना, पोर्ट्स के अंदर जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हो कि हमने इन शिप्स को डॉक नहीं होने देना, हमने इनको अपना सामान नहीं उतारने देना, तो फिर दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू नॉट ईटिंग मैकडॉनल्ड्स एक्सेट्रा, इट्स अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन। दूसरी आर्ग्यूमेंट, पाकिस्तानी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। यह है पल्स कंसल्टेंट, अ नेशन वाइड सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली कैरिड आउट द स्टडी ऑफ द बीडीएस इन पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों का इंटरव्यू वगैरह किया कि क्या मामला है इनके साथ, और ये डॉन के अंदर रिपोर्ट पढ़ें, लिखा है बॉयकॉट ऑफ वेस्टर्न प्रोडक्ट्स स्पार्क्स सर्ज इन लोकल ऑल्टरनेटिव्स। सडनली पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, सरमायादार है, वो कह रहे यार लोग तो मेरी चीजें खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि भाईजान जब मेरे बच्चों ने कहना है कि बाबू हमने बाहर खाना खाना है आज, तो बाबू ने उनको बाहर लेके जाना खाने के लिए, मगर अब फर्क ये है कि वो मैकडॉनल्ड्स नहीं लेके जाएंगे, वो सॉल्ट एंड पेपर ले जाएंगे। बर्गर तो खरीदना ही खरीदना है या वो चीजें खरीदनी है, मगर अब आपने अपनी एग्रीगेट डिमांड कम नहीं की। गौर कीजिए, जी हाँ, एग्रीगेट डिमांड कम नहीं हो रही, एग्रीगेट डिमांड की प्रेफरेंस, यूटिलिटी प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें, क्लोज टू 80% ऑफ कंज्यूमर्स, इस स्टडी ने को पता चला, अग्रीड विद द मोटिव ऑफ द कैंपेन, और 70% का ये कहना है कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस कैंपेन को शुरू कर दिया। 70% रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं ऑलरेडी इन चीजों को। जाते हैं एक बॉयकॉट करने के लिए तो फिर आपको कुछ दिक्कत भी होती है, कुछ चीजें जो है उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं नहीं, कुछ चीजों के सब्स्टिट्यूट्स हैं। सो मिसाल तौर पे बॉयकॉट कैंपेन को पता चला वी लैक गुड ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट एंड सम अदर एफएमसीजीज, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये बात दुरुस्त है, बट एट द सेम टाइम देयर वर डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर आवर ब्रांड्स आर मच हायर इन क्वालिटी एंड दे ऑलरेडी पोज टफ कंपटीशन टू मल्टीनेशनल ब्रांड्स. Tea is one thing where we are much better in local brands compared to multinationals. Another interesting phenomenon we have witnessed this time is that the boycott call is more zealously followed by the upper social class, which usually consumes multinational brands. ओह, तो फैशनेबल किस्म के लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं हमने नहीं खरीदना, तो ये तो फिर बड़ा नुकसानदेह होता है ना, क्योंकि जो फैशनेबल लोग टिकटॉक पे कहना शुरू करते हैं कि मैंने नहीं लिया, फिर और लोग भी उसको फॉलो करते हैं. दिस इज अनदर फैक्टर दैट इज डेंटेड मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस. यानी कि अब क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट्स लोग तलाश कर रहे हैं, और जैसे ही मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं भी होगा, तो लोगों की प्रेफरेंस ये होगी कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, वो उस तरफ जाएंगे, इवन दो उनको पता होगा शायद कि ये इतना अच्छा नहीं है प्रोडक्ट जितना मल्टीनेशनल कंपनी का है, मगर मैंने इसको पैसे नहीं देने क्योंकि ये आगे से वहां इजराइल के साथ कनेक्टेड है. उसका रिजल्ट क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो खवातीन बैठी हैं उनको सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, यहाँ भी जो बैठी हैं और जो पाकिस्तान की खवातीन है, क्योंकि ये पूरा कैंपेन जो है खवातीन लीड कर रही हैं. हाँ लड़कों, हम पीछे रह गए हैं. अमंग फीमेल रिस्पॉन्डर्स 78% not only agreed with the boycott call but also claimed to have actively participated in the campaign compared to only 66%
of male respondents. ये इसलिए भी अहम है क्योंकि घर का सौदा जो है खवातीन ने लेकर आना है। उन्होंने जो है वो दाल, ये वो फलाना काना, टॉयलेटरीज वगैरह जो भी वो लेके आ रही हैं, तो वो जब फैसला कर लें कि मैंने अपने घर के अंदर ये चीज नहीं लेके आनी, तो जो अक्सर मर्द हैं हम तो जाते हैं कोई और चीजें ले लेते हैं, कोई अगर सिगरेट नोशी का शौक है तो वो ले ली, अगर कोई PS2 PS3 ले ली, टीवी ले लिया, हम इस तरह की शॉपिंग ज्यादा करते हैं ना। मगर खवातीन जो है ना वो डेली शॉपिंग के अंदर खवातीन का रोल ज्यादा होता है। तो डेली शॉपिंग के अंदर क्योंकि खवातीन का रोल ज्यादा होता है और खवातीन रिस्पोंडेंट्स जो है तकरीबन 80% कह रही है कि वी आर गोइंग टू बॉयकॉट, तो उसका इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त है। द मोस्ट रोबस्ट एंड इफेक्टिव बॉयकॉट रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड अगेंस्ट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉलोड बाय कन्फेक्शनरी आइटम्स, पैकेज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, सोप्स, शैम्पूज, एडिबल आइटम्स, कुकिंग ऑयल, टूथपेस्ट एंड अदर्स। रोजमर्रा की अशिया, यानी कि ये सिर्फ वो मसला नहीं है कि आपने जब गए हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद आप गए कि चलो बाहर चल के खाना खाएं, तो तब आपने फैसला किया कि KFC मैकडॉनल्ड नहीं जाना, मैं सॉल्ट एंड पेपर चला जाऊंगा। ये सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते बाद वाला मामला नहीं है, एवरीडे आइटम्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरीडे आइटम्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है क्योंकि जब एवरीडे आइटम्स तो इस्तेमाल और उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है। सो एज अ रिजल्ट नाउ यू विल बी शॉक्ड टू डिस्कवर कि लोकल बिजनेसेस एक्चुअली बूमिंग इन पाकिस्तान। मल्टीनेशनल कंपनीज को वक्ता पड़ गया है आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। दोज हु आर डूइंग बिजनेस ऑन द ग्राउंड्स आर विटनेसिंग द विंडफॉल, डॉन लिखता है। When asked about the impact of the boycott on local businesses, Zubair Motiwala, a prominent industrialist and chief of the Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), जो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, called it phenomenal and extraordinary। कह रहे यार हमने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए इतनी डिमांड है। शायद यही वजह है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 60,000 पॉइंट्स को क्रॉस करके रिकॉर्ड रेवेन्यू कमा रहा है, क्योंकि ये कंपनीज जो है वो लोकल कंपनीज हैं। Our manufacturers are witnessing a phenomenal increase in their businesses due to the boycott, he said. There are indeed challenges, मुश्किलात भी हैं, but the impact is so huge and sudden that many weren't prepared for it and lack a few things to handle it। यानी कि अब डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि हम सप्लाई नहीं कर सक रहे। सडनली हमारे प्रोडक्ट्स इतनी तेजी से बिक रहे हैं कि हम सप्लाई ही नहीं कर सक रहे। But there is an opportunity hidden in all these phenomena. We need to make it sustainable. For that, we have to learn from such events, fill gaps, and move towards local manufacturing। यानी कि वो गैप पैदा हुआ है, उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, और एक दफा लोकल मैन्युफैक्चरिंग वहां आ जाए और आपको आदत हो जाए कि मैंने डेंटोने की यूज करना है, मैंने दूसरी चीज यूज नहीं करनी, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, आप वही चीज खरीदते जाते हैं। आपको फिर BDS बता रहा हो या ना बता रहा हो, हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। फाइनली अब पाक इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़े मसाइल आपके सामने ही है। अगरचे स्टॉक मार्केट बड़ी ऊंची है, मगर महंगाई भी 42% पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, स्टैगफ्लेशन बहुत हाई है, नौकरी मिलती नहीं, मुलाजमत मिलती नहीं। यही वजह है कि आप में से नौजवान जो है बाहर जाना चाहते हैं। आई डोंट ब्लेम यू, मैं बिल्कुल भी आपको बुरा भला नहीं कह रहा, तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, क्योंकि इधर है ही नहीं, मुलाजमत ही नहीं है, इकोनॉमी का बेड़ा बैठा हुआ है, ठप हुई हुई इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली यू वांट टू गो अब्रॉड, बाहर जाएंगे, आप काम करेंगे, काम करके पाकिस्तान को वापस अपने माँ प्यो को पैसे भेजेंगे। आई रिकॉग्नाइज दैट। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज फेसिंग इज के पिछले 20 सालों से हम जो है ना, अगर आप कर्व ग्राफ देखें, वी हैव बीन रनिंग ट्रेड डेफिसिट फॉर 20 years। 1 साल डेफिसिट हो, 2 साल डेफिसिट हो, नो प्रॉब्लम, अगले साल सरप्लस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा डेफिसिट हो, नो प्रॉब्लम। कभी मैं आपके साथ ग्राफ शेयर करता हूं कि यूं जा रहा है ग्राफ नीचे की तरफ, डेफिसिट स्पेंडिंग ट्रेड डेफिसिट का ग्राफ, इट्स मैसिव, और 20 साल से चल रहा है, 2003 से लेके अब तक। पहले भी होती थी डेफिसिट स्पेंडिंग, मगर मोर और लेस जो ग्राफ था वो इर्द गिर्द घूमता रहता था, छोटा लेवल था। पिछले 20 सालों के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं इन द वे इन विच वी मैनेज मनी, व्हाट वी कैन बाय, व्हाट वी कैन नॉट बाय, एंड सो ऑन। WTO के हम मेंबर बन गए हैं, टेरिफ्स वगैरह जो है वो गिरते चले जा रहे हैं, एंड सो ऑन, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स जो है आर इनअंडेटेड विद इंपोर्ट्स। इतनी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जिसकी हद हिसाब ही कोई नहीं। वो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं जिनकी लोकल सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अब क्या हो रहा है, आपने कभी देखा होगा, शब्बर जैदी साहब वगैरह इस तरह मुख्तलिफ लोग आके हमें कहते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है, गौर से सुनिएगा, गवर्नमेंट जो है वो अगर टैरिफ या कोटा लगाती है तो WTO वायलेट होता है, और फिर उसके काउंटर जो है हमारे खिलाफ भी कोटा टैरिफ लग सकता है, राइट। तो शब्बर जैदी साहब अपने एक फेमस इंटरव्यू में जो बड़ा वायरल हुआ था, ये कहते हैं भाई पब्लिक जो है वो क्यों बाहर वाली चीजें खरीदती है,
बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी करें, ताकि इंपोर्ट्स जो है वो कम हो। जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो फिर उसकी वजह से हमारा जो हम ट्रेड सरप्लस की तरफ जाएंगे, हमारा जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो कम होगा। जब ट्रेड डेफिसिट कम होगा फिर हमें कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। कर्जे हम क्यों लेते हैं? कर्जे हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उनको तो डॉलर में अदा करने होते हैं पैसे, तो लिहाजा हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। जब हम कर्जे लेते हैं तो आईएमएफ शराइत क्या लगाते हैं हम पे कि अच्छा कर्जे लिए तो फिर इस तरह करो कि बिजली भी महंगी करो, इस तरह करो गैस भी महंगी करो, इस तरह करो डीजल भी महंगा करो, इस तरह करो पेट्रोल भी महंगा करो, टैक्स भी ज्यादा लगाओ, लोगों से खींचो। अब हमें पता ये चला कि जनाब अली लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि जब ये बिजली के रेट बढ़ा रहे थे, लोग बिल फाड़ रहे थे, साड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कमबख्त पाकिस्तानी जो है ये बिल नहीं अदा करते, बिजली चोर है वगैरह। अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या निकली नेपरा की? वो ये निकली कि एक्चुअली जो डिस्कोज हैं वो कंज्यूमर्स को ओवर बिल कर रहे हैं, ओवर चार्ज कर रहे हैं। इतना बड़ा स्कैंडल निकला, पता नहीं आपने देखा अखबारों के अंदर कि नहीं। उलट नजर आया है कि बजाय इसके कि लोग चोरी कर रहे हैं, पता चला कि ये लोग चोरी कर रहे हैं लोगों से। हद हो गई है। सो एनीवे, इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए ये डेट क्राइसिस है क्यों? ये डेट क्राइसिस इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो है हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो आई बिलीव जो हमारे इंपोर्ट्स हैं देर लाइक ओवर $80 बिलियन, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं दे आर लाइक 39 बिलियन डॉलर्स, एंड सॉरी 32 now, and then we get remittance money which is also about another 30 or maybe $29 billion etc, depending on which way year you look at it. तो पिछले साल के एदाद शुमार के मुताबिक हमें $12 बिलियन का हमें इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डेफिसिट था। वो कहां से पूरा होना है? वो पूरा यहीं से होगा कि आईएमएफ से कुछ पैसे लेंगे, कुछ कमर्शियल बैंक से पैसे लेंगे, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे वगैरह लेंगे, तब जाके वो पूरा होगा। मगर वो पैसे जो है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, जैसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जब आपको वो पैसे देते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी वही फिर डिटरमिन करते हैं कि अगर आपने ये पैसे वापस अदा करने हैं तो उनको वापस अदा करने के लिए आपको ABCDEFG करना पड़ेगा। अभी देखें पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन में है कि 700 मिलियन सर प्लीज और रिलीज कर दें। हमने अपने अवाम को ऐसा निचोड़ा है कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे, उनके गले ऐसे दबाए हैं। हम साबित कर सकते हैं कि देखें हमने जो है बिजली के रेट बढ़ाए हैं, देखें हमने गैस के रेट बढ़ाए हैं, देखें हमने जो है ना वो सब चीजें की हैं जो आपने हमें कही हैं, और लिहाजा आप जो है ना प्लीज मेहरबानी करें और हमें 700 मिलियन और दे दें। सो व्हाट वुड हैपन अगर हम ये इंपोर्ट्स कम करना शुरू करें, अगर हम इंपोर्टेड चीजें ना इस्तेमाल करें? व्हाट वुड हैपन? आवर ट्रेड डेफिसिट विल स्टार्ट टू कम बैक डाउन, और हमें बैनुल-अक़वामी कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। तो नाउ पाकिस्तानीज आर बाइंग पाकिस्तानी and they are decreasing the dependence on foreign products, which is a very positive thing. क्योंकि ये सारा कुछ जो है कंज्यूमर प्रेफरेंस में शिफ्ट की वजह से हो रहा है, तो लिहाजा इसके ये कोई गवर्नमेंट का बॉयकॉट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई कोटा नहीं है। तो इसका मतलब है देयर इज नो थ्रेट ऑफ सैंक्शन। कोई आप पे कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता, आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। पब्लिक नहीं लेना चाहती तो नहीं लेना चाहती। कोई दुनिया का कानून पब्लिक को फोर्स नहीं कर सकता कि आपने मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड से ही खरीदना है। पाकिस्तान गुड्स लोग कहते हैं आर नॉट दैट गुड, क्वालिटी नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब इन बिजनेसेस को बिजनेस मिलेगा तो इनकी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी होगी, क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होगी, उनके पास पैसे आएंगे, वो नई मशीनरी लेंगे, वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। हाँ, वो चीजें जो आपको आपकी इकोनॉमी के लिए बड़ी जरूरी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इंतहाई जरूरी होते हैं इंडस्ट्री के लिए, यस वी हैव टू कंटिन्यू टू इंपोर्ट देम एंड वी शुड, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर कंज्यूमर आइटम्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या हो सकते हैं वो भी हम बाहर से लें, नो नीड टू डू दैट। ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी इंप्रूव करते चले जाएं। सो दैट्स इट विद माय प्रेजेंटेशन। मेरे हिसाब के अंदर जो BDS कैंपेन इन पाकिस्तान है वो कामयाब जा रहा है और खुदरो तरीके से हो रहा है। कोई इसको डेवलप नहीं कर रहा, मगर खुद ही ये पब्लिक ने फैसला किया कि हमने ये नहीं करना। और जो लोग ये स्केयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे कि सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है इसमें, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ लोग जो है इस कैंपेन के अंदर शामिल है। जो लोग ये कह रहे हैं इससे इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि सिर्फ BDS कैंपेन तो नहीं चल रहा, दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी चल रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर भी चल रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर भी चल रहा है, कल्चरल चीजें भी हो रही हैं। BDS उसका सिर्फ एक हिस्सा है। ये कम्युलेटिव प्रेशर की वजह से जो है इसराइल पे फर्क पड़ेगा। या ये इसी तरह है कि एक कतरा कतरा दरिया बनता है दोस्तों,
कम्युलेटिव प्रेशर का यही मतलब है कि आप मुख्तलिफ डायरेक्शन से जो है, किसी एक हरकत से वो काम नहीं होता। आज अगर आप बैठ के अच्छी तरह एक दिन पे बहुत पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपका जीपीए जंप अप नहीं करेगा, मगर जब आप रोज करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जीपीए जंप करेगा। कम्युलेटिव प्रेशर से फर्क पड़ता है। जो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जी ओ तो आपके मैकडॉनल्ड्स ना खाने से क्या फर्क पड़ेगा, वो ये नहीं रियलाइज कर रहे, नंबर एक कि ये एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है, नंबर दो कि ये सिर्फ अकेला ये कैंपेन थोड़ी है, इतना कुछ और पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है जो कि उस बीडीएस उसका एक सिर्फ हिस्सा है। और तीसरा ये कि ये कम्युलेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है। उसके अलावा ये कि अक्सर हम ये समझते हैं कि जी ये तो सिंबॉलिक बातें ओ सोशल मीडिया पे असर हो जाएगा, वैसे क्या असर होगा। व्हाट मेक्स यू थिंक कि पॉलिटिक्स में सिंबलिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है? पॉलिटिक्स में भाईजान सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंबॉलिकली आप ये कहते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर रहा क्योंकि ये रियासत जो है वो बड़े जुल्म ज्यादती कर रही है, यू थिंक दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स? इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। और फिर ये कहना कि ओ यंग लोग जो हैं वो तो 4 दिन के लिए ये करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे नहीं क्योंकि उनके तो 4 दिन की मेमोरीज होती हैं। व्हाट रबिश। आप में से किसी ने इनको कहा था कि बॉयकॉट करें? इन्होंने खुद फैसला किया कि हम बॉयकॉट करेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट दे सॉ एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड टू दिस बॉयकॉट। और वो कह रहे हैं हमने नहीं करना। और सिर्फ यंग लोग तो नहीं बॉयकॉट कर रहे, मैंने आपको दिखाया हाउसवाइफ बाकायदा बॉयकॉट कर रही हैं कि हमने नहीं करना। बच्चे छोटे छोटे बाकायदा कह रहे हैं कि हमने वो मैकडॉनल्ड नहीं खाना एंड सो ऑन सो फॉर। सो इट्स अ वाइड स्प्रेड वाटरशेड मूवमेंट। कभी आपने वो स्टेडियम्स देखे जहां पे वो कहते हैं कि जी फलस्तीनी फ्लैग नहीं लेके आना, और फिर लोग जो है एक एक प्लेकार्ड लेके आते हैं और फिर एक बड़ा सा फलस्तीनी फ्लैग बना देते हैं, वहां गाने गाने शुरू कर देते हैं, बेलरो बेलदाम नफ्तीकी या फलस्तीन वगैरह। देखा आपने? इट्स अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो जिसके अंदर दुनिया के लोग शामिल हैं जो कह रहे हैं कि ये मामला जो है खत्म होना चाहिए। और कहीं कोई आयरलैंड से लगा हुआ है तो कोई कहां से लगा हुआ है तो कहां से लगा हुआ है। मुसलमानों से ज्यादा तो मुझे इस वक्त कभी कभार नजर आता है कि वो लोग लगे हुए हैं जो मुसलमान हैं भी नहीं, वो ज्यादा हमसे एक्टिवली काम कर रहे हैं इस मामले पर, और हम जो है वो एज यूजुअल सोए पड़े हैं। सो एनीवे पॉइंट यही है कि ये एक कम्युलेटिव कैंपेन है। सिर्फ ये एक कैंपेन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इस कैंपेन के अंदर नहीं है, वर्ल्ड वाइड यंग लोगों का कैंपेन है। पूरी जो दुनिया के यंग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं करना। इस कैंपेन के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रही हैं। कहीं ब्रुकलिन ब्रिज ऑक्यूपाई हो जाता है तो कहीं जनरल स्टेशन ऑक्यूपाई हो जाता है तो कहीं ट्रफेलगर स्क्वायर पे 1 मिलियन बंदा निकल आता है तो कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं टर्की के अंदर लोग निकल रहे हैं, कहीं रियासतें जो है प्रेशर डाल रही हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेशर डाल रही है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर डाल रही। तो ऐसे ही चीजें होती हैं। ये आपको किसने कहा कि कोई एक मौला जट आएगा और वो अपना गंडासा फेरेगा और एक गंडासे के स्विंग से जो है वो पूरी रियासत गिर जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है पॉलिटिक्स में। व्हाट वर्ल्ड यू थिंक वी लिव इन कि आप ऐसी स्टूपिड किस्म की आर्ग्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं? यू थिंक यू विल बी कन्विंस्ड बाय सच आर्ग्यूमेंट? कोर्स नॉट। ये इसी तरह होता है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो लिहाजा आई सल्यूट द जनरेशन, योर जनरेशन एंड ऑल ऑफ यू पीपल हियर जो कि कह रहे हैं कि ठीक है मेरे आज इस चीज को ना खाने से शायद इजरायली रियासत को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं फिर भी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी या इस्तेमाल करूंगा या करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से अमल से भी उस रियासत को और तकवीयत मिले जो कि ऐसे जुल्म ढा रही है लोगों पर। और जहां तक इस आर्ग्यूमेंट का ताल्लुक है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को की तबाही होगी, नॉट एट ऑल। ऑल दैट इज हैपनिंग इज कि कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है, एग्रीगेट डिमांड नहीं फॉल कर रही। जब हम इकोनॉमिक हम बात करते हैं, आपने केन्स को पढ़ा होगा या चलो केन्स को नहीं पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमी को आप मैक्रो इकोनॉमिक ISLM फ्रेमवर्क वगैरह आपने पढ़ा होगा, इंटरेस्ट रेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, मैक्रो इकोनॉमी अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है, वो तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर जाती है और रिकवर नहीं करती और आप लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह के अंदर फंस जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो वगैरह वगैरह सारा सिलसिला आपने पढ़ा ही होगा, राइट? सो एग्रीगेट डिमांड तो नहीं गिर रही, एग्रीगेट डिमांड नहीं गिर रही, शिफ्ट हो रही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है। सो कंज्यूमर प्रेफरेंस के शिफ्ट होने के नतीजे में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होगा। और जहां तक ये ताल्लुक है कि वो ज्यादा टैक्स देते हैं, जो ज्यादा बिजनेस करते हैं वही ज्यादा टैक्स देंगे ना। अब बिजनेस कोई और करेगा तो उससे टैक्स निकालेंगे, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है। एम्प्लॉयमेंट का जहां तक ताल्लुक है, यस पहले लोग जो है वो मैकडॉनल्ड्स में एम्प्लॉयमेंट ले रहे थे। जब आप मैकडॉनल्ड्स नहीं खाएंगे और आप सॉल्ट एंड पेपर खा लेंगे तो जाहिर बात है सॉल्ट एंड पेपर दूसरा तीसरा रेस्टोरेंट लगा लेगा, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हो जाएगी। ये तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो नहीं कि वो बिजनेस ही खत्म हो जाएगी। ये तो नहीं कि हम टूथपेस्ट कह रहे हैं लोगों को टूथपेस्ट ना लो। ये तो नहीं कह रहे हम कि भाई आप शैम्पू ना लें।
ये तो नहीं कह रहे हम कि आप बर्गर ना खाएं, आप चिकन नगेट ना खाएं, ये तो नहीं को कह रहा। हम कह रहे हैं कि जहां सब्स्टिट्यूट है उसकी तरफ चले जाएं, तो दैट इज नॉट डिक्रीजिंग डिमांड इन एनी वे शेप और फॉर्म, इट इज ओनली शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड सो ऑन। सो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको मैं तो सपोर्ट भी करूंगा, और मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिस्ट इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो गलत आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। और आखिर में मैं एक और बात कहूंगा जो शायद सबसे जरूरी बात है, जहां से मुझे शुरू करना चाहिए, वो ये है कि हर चीज को सिर्फ अपने मुआशी नफा नुकसान में नहीं देखना चाहिए। Some things have to be done because they're right, and you have to pay a cost and a price for them. And we should not be afraid to pay a price for the things that are right and just in this world. उसके लिए कीमत अदा करनी पड़े तो करें अदा। फलस्तीनी अदा कर रहे हैं ना कीमत, तो हम अगर थोड़ी सी अदा कर लेंगे तो क्या बड़ी बात होगी। तो आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंटली ये बात है कि अगर पाकिस्तान को अव्वल तो नुकसान हो नहीं रहा, अगर होता भी नुकसान, तो मैं फिर भी ये कहता कि वी हैव टू फाइंड अनदर वे। कोई ना कोई ऐसा नया रास्ता तलाश करना ही पड़ेगा हमें, जिसमें हम जो है कम से कम ये कह सकें दुनिया को कि हम उन लोगों में शामिल नहीं थे जिन्होंने इस कत्लो गारत को देखा और उस पर आवाज भी नहीं उठाई। थैंक यू वेरी मच।